प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत इस पाठ को लेकर हम छठी बार मिल रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आज इस पाठ को पूरा कर लिया जाए। आज का हमारा बिंदु है प्राचीन भारत के इतिहास की रचना में विदेशी यात्रियों के विवरण का क्या योगदान हो सकता है। एक बात तो हमें मान ही लेनी चाहिए कि कोई भी यात्री जब किसी दूसरे देश में होता है तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसका विवरण समृद्ध हो, लेकिन इस बात से भी आप इनकार कर नहीं सकते कि उसके अपने संस्कार, उसके अपने पूर्वाग्रह, उसकी अपनी दृष्टि उसके विवरण को प्रभावित जरूर करती है। भारत में आने वाले विदेशी लेखकों का विवरण पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि लिखने वाला भारतीय नहीं है। ठीक है, ये पूर्वाग्रह अपना कोई विशिष्ट दृष्टिकोण भारतीय लेखकों में भी हो सकता है, लेकिन विदेशी लेखकों के साथ ये ज्यादा होता है क्योंकि वे यहाँ के परिवेश से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के लोगों से ज्यादा वाकिफ होते नहीं हैं। खैर, तो हम 4 भागों में बांटकर विदेशी लेखकों के वृत्तांत का विवरण करेंगे, वर्णन करेंगे। यूनानी लेखक होंगे, चीनी लेखक होंगे, तिब्बती लेखक होंगे और अरबी लेखक होंगे। सिकंदर के आक्रमण का विवरण हमें बाहरी स्रोतों से ही मिलता है। यदि बाहरी स्रोतों को हटा दिया जाए तो सिकंदर के भारतीय अभियान के बारे में हम जान ही नहीं पाएंगे। आज तक की स्थिति तो ये है, काम इस पे चल रहा है। उसकी बात जब सिकंदर का विषय आएगा, जब हम नंदों का पतन पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, उस समय बात करेंगे उसकी। फिलहाल सिकंदर के पहले जो लेखक आए उनमें से कुछ नाम हैं स्काइलेक्स, हिकेटियस, मिलेटस, कैटसियस, हेरोडोटस। और जो स्काइलेक्स है वो तो ईरान के सम्राट दारा का भेजा हुआ था, उसका सैनिक था एक। उसको कहा था कि तू जा और सिंधु प्रदेश का विवरण लेके आ, वर्णन लेके आ, वहां की जानकारी लेके आ। और जो उसने फिर सिंधु घाटी के बारे में, या सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है उसके बारे में अपना विवरण लिखा था उस सैनिक ने, स्काइलेक्स ने। जो मिलेटस था वो था भूगोलविद। उसने स्काइलेक्स के विवरण के आधार पे और कुछ और ईरानियों के वर्णन के आधार पर अपनी एक किताब लिखी थी, जेस पीरियड्स, पृथ्वी का वर्णन। उसमें भी सिंधु प्रदेश का लेखा जोखा हमें मिलता है थोड़ा बहुत। हेरोडोटस के बारे में मैं अब आपको क्या बताऊं। विदेशी लेखकों ने, विदेशी इतिहासकारों ने उसे इतिहास का पिता कह रखा है। अब जब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर हेरोडोटस होगा। लेकिन ये एक बड़ा विषय है
कि हेरोडोटस को किस आधार पर अपन इतिहास का पिता कहते हैं, उसकी बात भी किसी और संदर्भ में करूंगा। उसकी किताब है हिस्टोरिका। पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमोत्तर जो भारत है उसकी जातियों का उल्लेख है, प्रामाणिक विवरण नहीं माना जा सकता उसका। ईरान के दरबार में एक डॉक्टर था, राजवैद्य, जिसका नाम था कैटेसियस। उसने भी भारतीयों और ईरानियों से जानकारी इकट्ठी करके और अपनी एक किताब लिखी थी, इंडिका। उपलब्ध नहीं है अब। इंडिका कई लेखकों की लिखी हुई है, आपको मिलेगी। सिकंदर के साथ भी कुछ लोग आए थे, नियार्कस, एरिस्टोबुलस, ओनेसाइक्रिटस, और उन्होंने तत्कालीन भारत का विवरण दिया है, वर्णन किया है, लेकिन वो उनके जो मूल लेख हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है, विलुप्त हो गए हैं वो। बाद के यूनानी लेखकों ने जरूर उनको उद्धृत किया है स्थान स्थान पर, तो उसके आधार पर हम ये सोच लेते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा था, हम जान लेते हैं। जो नियार्कस था वो सिकंदर का जो नौसेना बेड़ा था, उसमें जो जहाज थे उन जहाजों का वो ऑफिसर था, जहाजी बेड़ों का सेनापति था वो। और स्ट्रेबो और एरियन के ग्रंथों में आपको नियार्कस की जानकारी मिलेगी। जो ओनेसाइक्रिटस था उसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। एक एरिस्टोबुलस की किताब है, उसने हिस्ट्री ऑफ वार, युद्ध का इतिहास लिखा। उसके कुछ अंश हैं वो एरियन और प्लूटार्क के विवरण में है, लेकिन किसी भी भारतीय लेखक ने सिकंदर, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, उसका विवरण दिया नहीं है। सिकंदर के बाद के यूनानी लेखकों में मेगास्थनीज, डिमेकस, स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, पेट्रोक्लीज कई नाम आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस का एम्बेसडर था, राजदूत था मेगास्थनीज, और उसकी किताब इंडिका, उसके बारे में आप जानते ही रहते हैं। मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासनिक विवरण है उसके बारे में इसको देखते हैं, इसको अपन उद्धृत करते हैं। डिमेकस था, वो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के यूनानी सम्राट का राजदूत था, उसका भी ग्रंथ नहीं है। स्ट्रेबो की रचना में उसका ग्रंथ मिलता है। जो स्ट्रेबो है वो जरूर आलोचनात्मक दृष्टि रखता था, और उसका जो ग्रंथ है ज्योग्राफी का, जिसको भूगोल लिख देते हैं किताबों में, उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का विवरण दिया है, और उससे हम कुछ सूचनाएं ले सकते हैं। प्लिनी की किताब एक नेचुरल हिस्ट्री है, उसमें भारत की जानकारी है। एक एरियन का इंडिका है, एक एरियन की किताब है सिकंदर का आक्रमण, उसकी दृष्टि भी अपेक्षाकृत आलोचनात्मक थी। पेट्रोक्लीज ने पूर्वी देशों का भूगोल लिखा, उसमें भारत का विवरण है। ईसा की दूसरी शताब्दी में एक टॉलमी हुआ है, उसने भी कुछ लिखा। तो इस तरह से ये यूनानी लेखक हैं। कुछ नाम मैंने आपको बताए, इनका विस्तार जब आप इसको पढ़ें तो आपको करना चाहिए। चीन में भारत में एक बड़े धर्म का उद्भव हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं, उसका प्रसार हुआ था, और उसके कारण चीन के विद्वानों की भारत में रुचि बनी थी। कुछ नाम ले रहा हूं मैं आपके सामने। सुमा चीन, ईसा के पहले की पहली शताब्दी, उसने अपने इतिहास की रचना की थी। एक नाम है फाइयान का, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय वो भारत में आया था। चीन से वो रेशम मार्ग से होते हुए आया था, और चीन से आएंगे तब वो चीन का रेशम मार्ग हो जाएगा। चीन, मध्य एशिया,
फिर यूरोप की ओर जाने वाला मार्ग, खास व्यापारिक मार्ग, उसमें से एक रास्ता है ना वो भारत की ओर निकल जाता था। ये आपको देखना होगा। व्यापारिक मार्ग है और बहुत जिक्र होता है इसका इतिहास में। फाहियान की किताब है फोक वोक की, पाटलिपुत्र का, गांधार का, तक्षशिला का विवरण है फाहियान की किताब में। एक आया था वेनसांग हर्षवर्धन के समय, और उसकी किताब है सीयू की। उसने भी जो लिखा वो बौद्ध धर्म के विस्तार की दृष्टि से ही लिखा, उसकी दृष्टि भी वही थी। और सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन का वेनसांग के प्रति विशेष अनुराग था। वह तो यह भी चाहता था कि कोई वेनसांग से वाद विवाद ही न करे धर्म के विषय पर, क्योंकि हर्षवर्धन है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वेनसांग का एक मित्र था वूली, उसने वेनसांग की जीवनी लिखी है। एक 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था इत्सिंग, 10 साल तक रहा था। उसने लिखा कि भारत में कागज का प्रयोग होता है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी वो गया, वहां भी उसने अध्ययन किया और उसने लिखा जैसे भारत और जो मलय द्वीपों का जो पुंज है उसमें प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा उसने, अपनी किताब है उसकी। तिब्बत के 2 ग्रंथ हैं लामा तारानाथ के, कंग्यूर और तंग्यूर। दोनों ग्रंथों में भारत का विवरण है, लेकिन धार्मिक पक्षपात और अविश्वसनीय विवरण है। लेकिन इतिहास के विद्यार्थी को तो इन्हीं में से चीजें निकालनी होती हैं। अरबी लेखकों की बात करें तो एक सुलेमान आया था किसी जमाने में, उसकी किताब है सल सिलातु तवारीख, सौदागर था वो। उसका दूसरा भाग अबू जईद ने लिखा, सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी के लिए काम की हो सकती है। एक हुआ था इब्न खुरदाद या खुरदादव भी कहते हैं उसको, उसकी किताब है किताबुल मसालिक वल ममालिक, राजमार्गों एवं राज्यों की किताब। भारत के अनेक नगरों का, स्थानों का विवरण उसमें है। अल मसूदी ने लिखा है मरूजुल जहब, सोने का रमण क्षेत्र, स्वर्ण का रम्य क्षेत्र, ये अर्थ है इसका। आलोचनात्मक इतिहासकार था वो अल मसूदी। तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन है उसका, पढ़ा जा सकता है। एक इस्तखरी हुआ था, अबू इसहाक अली इस्तखरी, उसकी किताब है किताबुल अकालूम, ए बुक ऑफ क्लाइमेट, जलवायु की पुस्तक। सिंध और उसके आसपास के नक्शे भी दिए हैं उसने, भारत के कई नगरों के नाम भी लिखे हैं, राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बारे में भी उसने बताया है। तो इस तरह से अरबी लेखकों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। खैर, हमने अब तक इन 6 खंडों में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत पढ़े हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने स्रोतों की पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है, लेकिन इन 6 खंडों को सुनकर आपको एक अच्छी भूमिका तैयार कर लेनी चाहिए। और जैसे जैसे आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ें, वैसे वैसे इन स्रोतों को याद करते चलिए, इनका ध्यान करते चलिए। और आपको लगता है कि आप किसी स्रोत के बारे में भूल गए हैं, तो पीछे जाकर उस स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए, क्योंकि बिना स्रोतों के अध्ययन के इतिहास की रचना नहीं हो सकती। स्रोत आपके पास कहाँ से आया? क्या वो प्राथमिक स्रोत है, या वो द्वितीयक स्रोत है, या उस स्रोत की पुष्टि होती है कि नहीं होती है? जो विवरण है वो क्या जो दूसरे विवरण हैं
उन विवरणों से कहीं संगति रखता है, यह भी आपको देखना पड़ेगा। तो बड़े ही सावधानी से, बड़े मन से आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास के स्रोत, इतिहास के साक्ष्य, इतिहास के प्रमाण, उनके बारे में जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और फिर कहते हैं कि इतिहास को जानने से पहले आपको इतिहासकार को भी जान लेना चाहिए। उसकी भी अपनी कोई दृष्टि हो सकती है, उसका भी अपना कोई विचार हो सकता है, उसका भी अपना कोई पूर्वाग्रह हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और मैं ये अपेक्षा करता हूँ, मेरा ये भरोसा है कि आप लोग इतिहास को बड़े मनोयोग से पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।